वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का इस मॉर्निंग शो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ाना सुबह 7 बजे ये शो चलता है। इसमें हम लोग पॉलिटी पर चर्चा करते हैं और इस चर्चा का उद्देश्य है कि पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आपको कुछ रिवीजन कराया जाए, फैक्ट और कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं। आई होप आप सभी इस चर्चा सत्र को एंजॉय करते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चर्चा में दो बातें शामिल रहती हैं। एक तो इसमें सवाल होता है, दूसरा उस सवाल पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। सवाल किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है और उस टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर इस 10 मिनट में हम लोग एक टॉपिक सीखते हैं कंसाइज वे में, जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, तो चलिए, तो देखिए, सवाल सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित सारी बातें हम लोग 10 मिनट में सीखेंगे। संविधान संशोधन की शक्ति संसद को अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त है। आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर है, यानी संविधान संशोधन की शक्ति है। पहला स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है कि संसद साधारण बहुमत से सभी प्रकार के संविधान संशोधन कर सकती है, यानी पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से यानी साधारण बहुमत से सभी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है। और थर्ड आपका लिखा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है। आप सारी बातें एक बार समझते हैं। तो देखिए, यदि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, तो मेरे भाइयों एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें अमेंड हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि समाज में लगातार परिवर्तन होते हैं और लगातार परिवर्तनों के साथ नियमों में भी परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर कोई संविधान ऐसा होता है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं होता, जिसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होते, तो समय के साथ नष्ट हो जाता है। संविधान ऐसा होना चाहिए जो चेंजेस को स्वीकार कर सके, परिवर्तनों को स्वीकार कर सके। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ी खूबसूरत लाइन कही थी, मैं आप लोगों को बताता हूं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि भारत के संविधान में कोई दोष नहीं है, मैं नहीं मानता कि भारत के संविधान पूरी तरीके से परफेक्ट है, बल्कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है, यानी टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकता है। ऐसा संविधान है भारत का संविधान। तो कैसे ढाल सकता है? बाई अमेंडमेंट। संविधान ग्रो करता है। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो कि जीवित दस्तावेज है। जीवित दस्तावेज है, दैट मीन्स कि ये ग्रोइंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये ग्रो करता है। कैसे ग्रो करता है? तो बाई अमेंडमेंट ग्रो करता है, यानी संशोधनों के द्वारा ये ग्रो करता है। ठीक है, बाई अमेंडमेंट संशोधन के द्वारा ग्रो करता है। और कैसे ग्रो करता है? ठीक है, बहुत सारे ऐसे लॉज बने हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, तो कानून के द्वारा ग्रो करता है। साथ ही साथ बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के द्वारा या हाई कोर्ट की व्याख्या के द्वारा ग्रो करता है। तो न्यायालय के इंटरप्रिटेशन के द्वारा ग्रो करता है। यहां पर हमें जो समझना है वो ये समझना है कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें संशोधन संभव है। यह एक जीवित दस्तावेज है, इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। और भारत के संविधान में अमेंडमेंट हो सकते हैं तो कैसे होते हैं? तो मेरे भाइयों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रक्रिया को जो आर्टिकल डील करता है उसे हम कहते हैं अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत ही संशोधन भारतीय संविधान में किया जाता है। और अनुच्छेद 368 के तहत आप देखेंगे तो दो तरह के संशोधन आपके यहाँ होते हैं। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है और आर्टिकल 368 ये दक्षिण अफ्रीका से बोरोड है, यानी साउथ अफ्रीका से ये संशोधन की प्रक्रिया इंडिया में ली गई है। राइट, ये भी फैक्चुअल डेटा में कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। अब अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के संशोधन होते हैं। सबसे पहला, एक तो संविधान के संघीय ढांचे में परिवर्तन करता है। ध्यान से सुनिएगा, एक संविधान के संघीय ढांचे में परिवर्तन करता है, यानी फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करता है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब जहां सेंटर और स्टेट दोनों का, मूल ढांचे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। संघीय ढांचा, संघीय ढांचे का मतलब जैसे 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी जहां केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व विद्यमान है उसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। और संविधान के संघीय ढांचे में परिवर्तन, और दूसरा संघीय ढांचे के अलावा एक्सेप्ट फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे के अलावा अन्य भाग में परिवर्तन। ठीक है, संघीय ढांचे के अलावा अन्य भाग में परिवर्तन। तो ये दो परिवर्तन संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत किए जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन परिवर्तनों के लिए केंद्र राज्य दोनों की सहमति की आवश्यकता होगी? तो मेरे भाई, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। संघीय ढांचे में यदि परिवर्तन करना है तो सिर्फ और सिर्फ
माफ कीजिएगा, संघीय ढांचे में यदि परिवर्तन करना है तो संसद के साथ साथ राज्यों की भी सहमति की जरूरत होगी, यानी संसद के साथ साथ आधे राज्यों में भी विधेयक को पारित होना होगा। आधे से एक नहीं, आधे राज्यों में, जैसे 28 है तो 14 राज्य में। संघीय ढांचे के अलावा अन्य भाग में परिवर्तन करना है तो सिर्फ संसद ऐसा कर सकती है, यानी सिर्फ पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। एक बार फिर से सुनिए, अनुच्छेद 368 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रकार के संशोधन होते हैं। एक संशोधन जो संविधान के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उनमें संशोधन करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों की सहमति की आवश्यकता होती है। सेकेंड अमेंडमेंट एक्सेप्ट फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर के अलावा संविधान के अन्य भाग में संशोधन करना है तो उसके लिए संसद अकेले संशोधन कर लेती है। अब एक बात यहां पर स्पष्ट कर लीजिए कि देखिए यहां पर क्या है, ये संसद और आधे राज्य, यानी संसद के साथ साथ राज्यों की भी सहमति की जरूरत है। ये प्रक्रिया टफ है, कठिन है, राज्यों की भी अनुमति चाहिए। तो ये संविधान की कठोरता को दर्शाता है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को शो करता है, इसलिए कहा जाता है कठोर है। और यहाँ संसद अकेले संशोधन कर ले रही, यानी केंद्र अकेले कर लेगा, संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है, संविधान के लचीलापन को दर्शाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान कठोर और लचीला दोनों है, पार्शियली रिजिड और पार्शियली क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब कैसे होता है ये हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे अनुच्छेद 368 के तहत यदि आप किसी संशोधन की बात करें, आर्टिकल 368 के तहत यदि आप किसी अमेंडमेंट की बात करेंगे, संशोधन की बात करेंगे मेरे भाइयों, तो देखिएगा कि यदि संविधान के संघीय ढांचे में परिवर्तन है टाइप 1, ठीक, तो विधेयक आएगा, बिल आएगा, ठीक। ये बिल के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, दोनों सदनों में इसे पारित होना होगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पारित होगा। और यहाँ पर इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, यानी विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है, विशेष बहुमत का अर्थ यहाँ पर यह है कि कुल का आधे से अधिक जो लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3, यानी प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3 ये तो होना चाहिए। प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, और ये जो संख्या है ये कुल के आधे से एक अधिक से कम नहीं होनी चाहिए, यानी ये संख्या आधे से एक अधिक से कम नहीं होनी चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, इसी को हम विशेष बहुमत कहते हैं। ठीक है, विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पारित होना होगा, और विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पारित होना होगा, और साथ ही साथ आधे राज्यों के विधानमंडल में भी पारित होना होगा। आधे राज्यों के लेजिस्लेचर में, यानी आधे राज्य, आधे से एक नहीं, ध्यान रखना, यूपीएससी ने सवाल बनाया था, लोगों ने गलत किया था। आधे राज्यों के विधानमंडल में पास होना होगा, विधानमंडल में पारित होना होगा। ठीक है, जरूरी है, आधे राज्यों के विधानमंडल में भी पारित होना इसे जरूरी है, यहाँ सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, जरूरी है। ठीक, अगर पारित हो जाएगा, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी बिल रोक नहीं सकता, वो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के मामले में राष्ट्रपति सिग्नेचर करे, यानी उसके पास जाएगा ना तो कुछ भी ना अनुकूल नहीं कर सकता, उसे सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम में ये इंदिरा गांधी ने लिखवा दिया था, और उस संशोधन का नाम है 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसके द्वारा ये लिखवाया गया था। ठीक है, तो ये तो प्रक्रिया हो गई। ऐसी बातें जो फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित हैं, संघीय चरित्र से संबंधित हैं, उनमें संशोधन करना है तो आप देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य दोनों की सहमति की आवश्यकता है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि ऐसी बातें जो संघीय चरित्र से संबंधित नहीं है उनके लिए बिल आएगा तो लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित होना होगा, राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा, और राष्ट्रपति के सहमति के बाद क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। यहाँ पर राज्यों का प्रक्रिया वैसे ही है, बस यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि आधे राज्यों के विधानमंडल में पारित होना है, लेकिन यहां राज्यों के विधानमंडल में पारित नहीं होना है, इसे लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित होना होगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा और क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। राइट, क्लियर है। तो ये है भैया 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे भारत देश में। 368 के तहत दो प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं। अब एक कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन भी क्लियर कर लीजिए। देखिए, भारत में यदि आप संशोधनों की बात करें, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत में यदि आप संशोधन की बात करते हैं, अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो भारत में संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार 368 वाले हैं। 368 के 2 प्रकार मैंने आपको बताए, एक में सिर्फ संसद की अनुमति की जरूरत है, संसद में विशेष बहुमत से पारित होना है, और एक में संसद के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर में भी पारित होना चाहिए आधे। जैसे 101वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जीएसटी आया था,
तब आधे राज्यों में भी उसे पारित हुआ था वो, ठीक है। जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य असम था, अंतिम जम्मू कश्मीर था, ठीक है। तो दो प्रकार तो इधर हो गए 368 के तहत। संशोधन का एक प्रकार होता है कि सामान्य कानून बनाकर भी संशोधन किया जाता है। अब आप लोग कह रहे हैं सामान्य कानून बनाकर, ये क्या है? तो देखो आर्टिकल 3 आपने पढ़ा होगा। अभी देखो पिछला वाला वीडियो मेरा देखिएगा 10 मिनट्स होगा, तो उसमें देखो आर्टिकल 3 के बारे में बताया है। तो आर्टिकल 3 यदि आपने पढ़ा होगा तो किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य की सीमा बदलना हो, किसी राज्य का एरिया अल्टर करना हो, बाउंड्री अल्टर करनी हो, तब सिंपल लॉ बनाकर संसद ऐसा कर लेती है। अब जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश को अगर 2 भाग में बांटोगे तो संविधान की फर्स्ट शेड्यूल में जहां राज्य की लिस्ट लिखी है वहां जाके चेंज करोगे ना, तो अमेंडमेंट तो हुआ ना। हाँ, अमेंडमेंट हुआ, लेकिन ये जो सिंपल लॉ से अमेंडमेंट होता है इससे हम 368 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते। इसे हम 368 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते, इसीलिए संविधान संशोधन अधिनियम की संज्ञा इसे नहीं दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की संज्ञा इसे नहीं दी जाती है। फिर से एक बार सुनिएगा कि ये जो संशोधन भारत के संविधान में एक सामान्य कानून बना के भी होता है, लेकिन सामान्य कानून से अगर संशोधन हुआ तो उसे संविधान संशोधन अधिनियम नहीं मानते, उसे संविधान संशोधन अधिनियम की संज्ञा नहीं देते। कहने का अर्थ ये है कि अब तक हमारे भारत देश में जो 100+ अमेंडमेंट हुए हैं, 100 से ज़्यादा संशोधन जो अब तक भारत देश में हुए हैं, ये संशोधन 368 से रिलेटेड संशोधन है, 368 के संशोधन है, ठीक है। सिंपल लॉ बनाकर जैसे नए राज्यों का निर्माण करना है तो जो सामान्य कानून बनता है उसे हम सामान्य विधायी प्रक्रिया कहते हैं, सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहते हैं, सामान्य कानून कहते हैं। उसे हम 368 का कानून नहीं कहते और उसे हम संविधान संशोधन अधिनियम की संज्ञा नहीं देते। तो सामान्य कानून से जो संशोधन होगा उसे संविधान संशोधन अधिनियम की संज्ञा नहीं देंगे, यही उद्देश्य था, ठीक है, बताने का। तो ये कंफ्यूजन होता है तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब आ जाइए सवाल पर, देखिए सवाल क्या कह रहा है। संविधान संशोधन की शक्ति केवल संसद को है, अनुच्छेद 368 के तहत है। बिल्कुल, संविधान संशोधन का मतलब 368 का संशोधन, कंफ्यूज नहीं होना है। संसद साधारण बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत से सभी प्रकार के संशोधन नहीं होते, संशोधन हमेशा विशेष बहुमत से होता है। हाँ, कुछ ऐसे संशोधन है जो सामान्य कानून बनाकर किए जाते हैं, लेकिन उसे हम सामान्य कानून का ही दर्जा देते हैं, उससे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहते, ठीक है। तो इसमें सभी प्रकार के संशोधन सिंपल मेजोरिटी से, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को हाँ लघु संविधान कहा गया, ये तो आप जानते होंगे, रटे होंगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा सबसे ज़्यादा संशोधन संविधान में हुए, इसीलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। आप लोग लिखते हैं तो इससे एक प्रेरणा मिलती है, अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों से ऊर्जा और इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक। हमारा अस्तित्व तो आप ही से। खैर, ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला रोजाना मंडे टू सैटरडे शाम 7 बजे चलती है। मंडे टू सैटरडे शाम 7 बजे ऐसी प्रश्नों की श्रृंखला चलती है जिसमें हम लोग पीसीएस प्री के लिए प्रश्नों पर व्याख्या सहित चर्चा करते हैं। मिशन 12 अक्टूबर के लिए ये चर्चा चल रही है और ये चर्चा लाइव चलती है, तो आप लोग इस चर्चा सत्र में भी जुड़ा करिए, इसमें भी जुड़ा करिए, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है कि पीसीएस प्रीलिम के जैसा ही हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। हमारा स्टडी IQ परिवार आप सभी की पीसीएस प्रीलिम के एग्ज़ाम से पहले पीसीएस प्रीलिम के एग्ज़ाम जैसा माहौल देने के लिए एक परीक्षा कंडक्ट करा रहा है, परीक्षा से पहले परीक्षा, ठीक है। ये क्यों है? इसलिए है कि जब आप रियल एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ढेर सारे चैलेंजेस आते हैं। सर सारे क्वेश्चन पे हम विजिट नहीं कर पाए, सर बड़ा डिप्रेस्ड हो गए हम, सर बहुत तनाव ले लिए हम, सर मुझे घबराहट होने लग गई थी, इसके चक्कर में समय चला गया। तो ये सब चुनौतियों से आप अपने आप को निकाल सकें, जो जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत को दूर कर सकें, इसीलिए 28 को, ठीक है, 28 सितंबर को 9:30 बजे आपकी ये परीक्षा 3 सेंटर पर आयोजित होगी। कौन कौन से 3 सेंटर हैं वो हैं दिल्ली, प्रयागराज
और लखनऊ। कहाँ कहाँ? दिल्ली, प्रयागराज और लखनऊ। अब कैसे आप इसमें रजिस्टर करेंगे फॉर्म इस परीक्षा देने के लिए? तो ये QR कोड आप स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भरिए। जिस भी सेंटर पर आपको परीक्षा देनी है उस सेंटर पर परीक्षा दीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। उसमें आपको रैंकिंग पता चलेगी, उससे आप अपना अंदाजा भी लगा पाएंगे और उससे एक रियल परीक्षा का माहौल आपको मिलेगा। तो आप अपने आप को समझ पाएंगे, परख पाएंगे, कोई चुनौती होगी तो उसे दूर कर पाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और लगभग 10 सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है मेरा। और मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जुड़ सकते हैं आप। क्लास के कुछ PDF क्लासेस के लिंक यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ स्टडी IQ का कोई भी कोर्स यदि आप परचेज करते हैं तो ये आप VL लाइव कोड लगाइए, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इस समय पॉलिटी मैं जिन बैचेज में पढ़ा रहा हूँ, तो अभी रिसेंट के बैचेज आए हैं VEO का, RO का और RO मेंस का। उन बैचेज में मैं पॉलिटी ले रहा हूँ, तो आप उन बैचेज में एनरोल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं और पूरा का पूरा कंप्लीट बैच भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगले शो में और आगे की कहानी और आगे के टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना। नमस्कार।